प्यारे विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल हरिवंश सर नर्सिंग क्लासेज पर आपका स्वागत है। हम आज सब्जेक्ट साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक सिजोफ्रेनिया का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने सिजोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, साइंस सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। यदि हम देखें टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो सिजोफ्रेनिया के मेनली 6 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है सिजोफ्रेनिया को। पहला है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, इसमें पेशेंट में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की कंडीशनें क्रिएट होती है, सिम्टम दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति को क्लासिफाई किया गया है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। जो दूसरा टाइप है इसी का डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया को हेवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हेवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया होता है, इसको हेवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट डरता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर रूप से, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो ब्लंट हो जाता है। जो नॉर्मल अर्थात जो नॉर्मल उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए था, वो बिहेवियर नहीं शो कर पाता है। इस स्थिति को कहा जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। अपना उसका फेशियल एक्सप्रेशन ब्लंट हो जाएगा, सही तरह से फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, या फिर जो भी जिससे वो बात करने का प्रयास कर रहा है उससे आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस स्थिति को कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया या हेवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। जो तीसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो है, जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, इसमें 2 भागों में इसमें क्लासिफाई किया गया कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को। कैटाटोनिक स्टूपर और दूसरा है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, उसके पेशेंट के बिहेवियर के आधार पर, उसकी मोटाइल एक्टिविटी के आधार पर, मोटार रिएक्शन के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। यदि उसकी मोटार एक्टिविटी है, यदि उसकी डिक्रीज हो जाए, वो मूर्त रूप ग्रहण कर ले, वो बिल्कुल एक कोने में शांत रूप से बैठा रहे, किसी प्रकार के एक्सप्रेशन शो नहीं करे, किसी प्रकार की मोटार एक्टिविटी नहीं करे, तो वो होगा कैटाटोनिक स्टूपर में क्लासिफिकेशन किया गया कैटाटोनिक स्टूपर सिजोफ्रेनिया में। और यदि उसकी जो मोटार एक्टिविटी है वो ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा एक्टिविटी शो करने लग जाए वो, तो उसको क्लासिफाई किया गया कैटाटोनिक एक्साइटमेंट सिजोफ्रेनिया में। जो चौथा इसका टाइप है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, जो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया है, इसमें जो पेशेंट में मौजूद साइन सिम्टम होते हैं वो इस किसी भी क्लासिफिकेशन से मैच नहीं खाते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसलिए उसको किस में रखा गया है। यदि इनमें से किसी में इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता तो उसको किस में रखा, पेशेंट को किस में रखा जाता है? ऐसे सिम्टम वाले को, पेशेंट को अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, या फिर इसको कहा जाता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। क्या कहा जाता है? सिंपल सिजोफ्रेनिया। जो 5वां इसका टाइप है, यदि 5वां टाइप देखें तो 5वां जो टाइप है वो है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया।
जो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया है इसमें उन पेशेंटों को रखा जाता है जिनमें पॉजिटिव सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल रिसर्च के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया को। यदि किसी पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट है तो उसको किस में रखा जाएगा, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया उन पेशेंटों में आते हैं जो ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी जो कंडीशनें होती हैं वो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में उसको वो किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जो छठवां है अदर टाइप, छठवां है वो है अदर टाइप सिजोफ्रेनिया। जो अदर टाइप सिजोफ्रेनिया है इसको मेनली 3 प्रकार के इसमें सिजोफ्रेनिया होते हैं अदर टाइप सिजोफ्रेनिया में। पहला है जो अदर टाइप सिजोफ्रेनिया है, पहला है इसमें सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया का मतलब यह है कि ऐसे पेशेंटों में न्यूरोटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है लेकिन वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में होकर साइकोटिक डिसऑर्डर में होते हैं। जिससे कह सकते हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो यदि EPS किस्म प्रेजेंट है तो भी वो सूडो न्यूरोटिक, ऐसा लगता है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसे पेशेंट होते हैं वो साइकोटिक डिसऑर्डर के होते हैं और उनको किसमें क्लासिफाई किया गया, उनको सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया में क्लासिफाई किया गया है। जो सेकंड है इसी का टॉपिक चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। जो चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया में जो क्लासिफाई किया गया है, जो टीन एजर या चाइल्ड एज में जो सिजोफ्रेनिया कंडीशन होती है उन बच्चों को, उन टीन एजर को इसमें क्लासिफाई किया गया, उन ग्रुप को रखा गया है जो चाइल्ड एज में जो सिजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है। अगला है तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है अर्ली, अदर टाइप में ये है अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म या फिर कह सकते हैं ASD। जो इन्फेंट एज में है, जो बच्चे हैं अर्ली इन्फेंट एज में जो बच्चे हैं वो क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं या फिर अपना जो एक्टिविटी है उनको शो नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म सिजोफ्रेनिया में क्लासिफाई किया गया है। तो ये थे टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे साइन सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम है वो 3 तरह के होते हैं, 3 भागों में उनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल इन्वेस्टिगेशन या फिर DSM-5 रिवीजन 5 या फिर जो यूजन बिलुलर साइंटिस्ट हुए उनके अनुसार इनको 3 प्रकार के भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा है नेगेटिव सिम्टम, और तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम। जो पॉजिटिव सिम्टम है इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जो पहला सिम्टम मिलेगा वो है डिल्यूजन। जो डिल्यूजन है वो थॉट डिसऑर्डर है। डिल्यूजन क्या है? थॉट डिसऑर्डर है। दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा हेलुसिनेशन पेशेंट में।
जो हेलुसिनेशन है ये परसेप्शन डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट को अकॉर्डिंग उसके सेंस ऑर्गन के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है। मेनली जो सिजोफ्रेनिया है इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन मिलता है। तीसरा जो साइन सिम्टम मिलेगा पॉजिटिव सिम्टम में आपको मिलेगा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या बिहेवियर मिलेगा। थॉट डिसऑर्डर मिलेंगे पेशेंट में। थॉट डिसऑर्डर का डिल्यूजन ही उदाहरण है। थॉट डिसऑर्डर डिल्यूजन कैसे समझने का प्रयास करते हैं। पेशेंट इसमें ये सोचता है कि सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये सामने वाले को दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो ये समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिल्यूजन कंडीशन होती है थॉट डिसऑर्डर में। पांचवा है जो इसमें है रेफरेंस आइडिया। रेफरेंस आइडिया में जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें पेशेंट कोई भी कहानी होती है उसको खुद के ऊपर डाल के सोचता है कि ये शायद मेरे ही वजह से मेरे ऊपर ही बनी हुई है, या मेरे ऊपर ही लिखी गई है, या मेरे लिए ही लिखी गई है। यह रेफरेंस आइडिया है। ये कुछ 5 पॉइंट थे जो पॉजिटिव सिम्टम के उदाहरण थे। नेगेटिव सिम्टम में देखें हम, जो नेगेटिव सिम्टम है इसमें देखें हम तो पेशेंट में जो उसका एक तो पहला जो सिम्टम होगा नेगेटिव में लैक ऑफ इमोशन। इमोशन की कमी होगी, उसमें भावनाओं की कमी होगी और वो व्यक्ति क्या है नेग्लेक्टेड रेंज में चला जाएगा। उसकी रेंज कैसी होगी नेगेटिव होगी, नेग्लेक्ट रेंज होगी, सोचने की जो इमोशन की जो रेंज होगी वो, और जो इंटेंसिटी होगी इमोशन की वो कैसी होगी लैक ऑफ इंटेंसिटी। इमोशन की इंटेंसिटी कैसी होगी कम होगी, इमोशन उसको बहुत कम आएंगे। लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। ऐसे जो पेशेंटों में जो नेगेटिव सिम्टम जो नजर आएंगे वो होंगे पुअर एग्जिस्टेंस, पुअर या फिर एग्जिस्टेंस, सोशल फंक्शनिंग। इन लोगों की जो समाज के साथ फंक्शनिंग है, समाज के साथ जो एक्टिविटियां हैं वो कैसी होंगी पुअर होंगी। इन व्यक्तियों के पास लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, अर्थात मोटिवेशन की कमी होगी। किसी कार्य करने के लिए ये मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति में क्या होगा लैक ऑफ एनर्जी होगी, किसी कार्य को करने के प्रति करने से पहले थक जाएंगे, किसी कार्य करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्तियों में लैक ऑफ एनर्जी रहेगी। और नेगेटिव सिम्टम में क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग नेगेटिव विड्रॉल होंगे किससे फ्रॉम फैमिली। फैमिली से ये लोग अलग रहेंगे, फैमिली के साथ कट रहेंगे, विड्रॉल रहेंगे, फैमिली से जुड़ेंगे नहीं, अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों की जो है एवोल्यूशन एक टर्म है, इसकी टर्मिनोलॉजी को एक हम वीडियो बनाएंगे। जो साइकियाट्रिक में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मेन उनके बारे में बात करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है जो उसके मूवमेंट होंगे, पेशेंट के जो मूवमेंट होंगे, हलचल होगी वो स्लो होगी।
मतलब किसी कार्य करने से पहले वो बहुत धीमी गति से काम करेगा, स्लो मोशन में काम करेगा। इस स्थिति कहते हैं एवोल्यूशन। और ऐसे पेशेंटों में जो नेगेटिव सिम्टम होगा वो एम्बीवैलेंट होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए वो दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे कि करें या नहीं करें, ये होगा या नहीं होगा, ऐसी स्थिति में रहेंगे वो लोग। जो अगला है इसमें दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। ऐसे लोगों की जो जीवन जीने की इच्छा है, इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, वो कम होगी। इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने की इच्छा है, लॉस ऑफ प्लेजर या इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, इस स्थिति कहते हैं एनहेडोनिया। क्या कहा जाता है इसको? टर्म्स एनहेडोनिया। ये कुछ थे आपके जो नेगेटिव सिम्टम है। पॉजिटिव सिम्टम पढ़े हमने, नेगेटिव सिम्टम पढ़े। अब कॉग्निटिव सिम्टम देखते हैं हम। कॉग्निटिव सिम्टम देखने के लिए हम कॉग्निटिव सिम्टम में हम देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में जो ट्रेवल करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनको, या फिर ट्रेवल होगी विथ अटेंशन, वो अपनी अटेंशन अपने आप को अटेंशन में नहीं ला पाएंगे, अटेंशन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम या ट्रेवल विथ अटेंशन, ये कॉग्निटिव सिम्टम है। इसी में यदि हम कॉग्निटिव सिम्टम देखें तो जो पेशेंट है उसको ट्रेवल होगा या प्रॉब्लम होगी डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन लेने में उसको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ये कॉग्निटिव सिम्टम है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा ऐसे पेशेंटों के अंदर, सिजोफ्रेनिया के पेशेंटों के अंदर। और क्या हो सकता है? जो उनका सेंसरी परसेप्शन है इम्पेयर्ड होगा। सेंसरी परसेप्शन क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा। सेंसरी परसेप्शन कैसा होगा? इम्पेयर्ड होगा। ये कुछ साइन सिम्टम थे जो सिजोफ्रेनिक पेशेंटों के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव सिम्टम मिल सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम मिल सकते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम मिल सकते हैं। साइन सिम्टम के बाद हम देखें ICD-11 क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। ICD-11 में सिजोफ्रेनिया का जो क्लासिफिकेशन रखा गया है 6-8-20 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? 6-8-20 में। ICD-11 है क्या है? पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ICD-11 है वो ICD-10 को अपग्रेडेशन करके बनाया गया है। एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर ऑफ मेंटल हेल्थ, अर्थात इसमें जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर हैं उनको रखा गया है किसमें? उनकी किसमें रखा गया है? 6-8-20 में। एक इंपॉर्टेंट जो है ये पूछा जाता है कि यूजिन ब्लूलर के 4A थ्योरी क्या कहती है? तो 4A थ्योरी है, इसमें 4A का शब्द का यूज किया गया है। एसोसिएटिव लूजनेस। पेशेंट के अंदर जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट हैं उनके अंदर एक तो एसोसिएटिव लूजनेस मिलेगी, दूसरा जो सिम्टम मिलेगा वो मिलेगा अफेक्टिव डिस्टरबेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? अफेक्टिव डिस्टरबेंस मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूजिन ब्लूलर। और तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा आपके लिए एम्बीवैलेंस। क्या मिलेगा? एम्बीवैलेंस। ऐसे पेशेंट क्या रहेंगे? दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। और चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा ऑटिज्म या फिर ASD। ऑटिज्म थिंकिंग, उनकी थिंकिंग कैसी रहेगी? ऑटिज्म रहेगी। ये यूजिन ब्लूलर का 4A सिद्धांत है। ये पूछा जाता है कि 4A सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यूजिन ब्लूलर के द्वारा।
अब बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। जो सिजोफ्रेनिया का इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी डायग्नोस से हम सिजोफ्रेनिया का कंफर्म पता नहीं लगा सकते हैं। हमें इनका कंफर्म पता लगाने के लिए जो इसके सिम्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम को ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर हम और क्या करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, पीईटी करवा सकते हैं। जो सीटी स्कैन है या एमआरआई है, इनसे जो ब्रेन का न्यूरो स्ट्रक्चर है उसका पता चलता है। ऐसे पेशेंटों में, सिजोफ्रेनिक पेशेंटों में क्या होता है, जो वेंट्रिकल है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल देखने को मिलेगा जब सीटी स्कैन करवाएंगे आप। पीईटी, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ उसका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा पीईटी पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी करवाएंगे तो। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टिगेशन कोई स्पेशल नहीं है इसका, किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सिजोफ्रेनिया का पता नहीं लगा सकता है। हम उसके लिए ब्रेन के स्ट्रक्चर देखने के लिए, न्यूरो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या पीटी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो मैनेजमेंट है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट है, दो तरीके से प्रोवाइड करवाया जाता है मेनली। एक तो कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। कन्वेंशनल या फिर टिपिकल साइकोटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो कन्वेंशनल को टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती है। और दूसरा है एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। दो तरह की इसका मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट। जो कन्वेंशनल जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, इनका टारगेट होता है डोपामाइन रिसेप्टर। इनका टारगेट क्या होता है, डोपामाइन रिसेप्टर होता है। जबकि एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है, इनका जो टारगेट होता है वो होता है सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो ये दो तरह की मेडिकल मैनेजमेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। हम देखें यदि जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसमें है क्लोरप्रोमाजिन। इसमें जो मेन है ऐसे पेशेंट को क्लोरप्रोमाजिन, जो क्लोरप्रोमाजिन है वो 300 से 15 mg 300 से 1500 mg पर डे के हिसाब से ऑरली दी जाती हैं। और यदि इंजेक्टेबली दे तो उसको 50 से 100 mg IM पर डे प्रोवाइड कराई जाती है, क्लोरप्रोमाजिन की डोज। दूसरा है इसमें हेलोपेरिडोल, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल कैसी ड्रग्स है, कन्वेंशनल ड्रग्स है। हेलोपेरिडोल इसकी जो डोज रहती है वो 5 से 100 mg पर डे ऑरली, या फिर 5 से 20 mg पर डे IM
डोज प्रोवाइड कराई जाती है। एक और इसका साल्ट है जो उसमें प्रोवाइड कराया जाता है, फ्लूरोफेनाजिन, सॉरी फ्लूफेनाजिन, डेकोनोएट। इसकी जो डोज रखी जाती है वो 25 से 30 mg। कितनी रखी जाती है? 25 से 30 mg IM। ये ऑरली प्रोवाइड नहीं की जाती है। 25 से 30 mg पर डे IM। ये क्या थी? कन्वेंशनल या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी। यदि हम एटिपिकल देखें, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देखें, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं जो प्रोवाइड कराई जाती हैं पेशेंट के लिए? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो है क्लोजापाइन। जो क्लोजापाइन है इसका डोज रहता है 25 से 450 mg पर डे। 25 से 450 mg पर डे ओरली दी जाती है। या फिर रेस्पेरिडोन इसकी डोज रहती है 2 से 10 mg पर डे ओरली। और एक और ड्रग्स हम ले सकते हैं ओलाजापाइन, जो जनरली हमें देखने को मिलती है, ओलाजापाइन। ये किस प्रकार ड्रग्स है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। ये क्या सेरोटोनिन रिसेप्टर पे इफेक्ट डालती हैं और इनकी रेट है वो है लो रेट होती है EPS में, लेकिन क्या करती हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करती हैं। ओलाजापाइन का जो डोज होता है 10 से 20 mg पर डे होता है। ये तो थी फार्मेकोथेरापी। अब इसके अलावा हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में क्या थी? फार्मेकोथेरापी। इसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट में फार्मेकोथेरापी के साथ साथ जो पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाती है ECT। पेशेंट के लिए क्या प्रोवाइड की जाती है? ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। इन साइकोटिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ साथ पेशेंट के लिए थेरापी भी इंपॉर्टेंट होती है, जो क्या है उसके इम्प्रूव में हेल्पफुल होती हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी के साथ साथ साइकोसोशियल थेरापी भी पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। और साइकोसोशियल थेरापी में जो जनरली यूज की जाती है वो है ग्रुप थेरापी। थेरापी का एक हम अलग से चैप्टर बनाएंगे जिसमें सभी थेरापी के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। ग्रुप थेरापी, बिहेवियर थेरापी, सोशल स्किल डेवलपमेंट थेरापी, सोशल स्किल डेवलपमेंट थेरापी, कॉग्निटिव थेरापी, फैमिली थेरापी, और साइकोसोशियल
रिहेबिलिटेशन थेरापी, ये कुछ थेरापी है साइको सोशल थेरापी में। ये इस तरह मेडिकल मैनेजमेंट में इनका इस तरह मैनेजमेंट किया जाता है ऐसे पेशेंटों का। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो नर्सिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम कुछ टॉपिक देख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इसके नर्सिंग डायग्नोसिस रह सकते हैं। जो पेशेंट है वो थॉट डिसऑर्डर से रिलेटेड है, आप उस नर्सिंग डायग्नोस कर सकते हो। उसका जो सेल्फ केयर रिलेटेड है वो भी आप इसमें नर्सिंग ले सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस। और फैमिली से कोऑपरेशन करने से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा पेशेंट फैमिली से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भावना नहीं पा पाती है, तो फैमिली कोऑर्डिनेशन रिलेटेड भी आप इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनके लिए ये इस टॉपिक में हेल्प मिल सके आपके साथियों को। इसी के साथ मैं इस मेरे वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।